12 o'clock. So the topic for today, आज का जो विषय है क्लास का वो है फर्स्ट एड इन स्पोर्ट्स एंड इंजरी मैनेजमेंट. ठीक है, क्या क्या चोट लगने की संभावना रहती है ग्राउंड पे, और उसको बीइंग अ फर्स्ट कांटेक्ट पर्सन, बिकॉज कोच इज ऑलवेज देयर विद द प्लेयर, है ना. बहुत बार क्या होता है, एट मेनी टाइम्स व्हेन यू आर वर्किंग एट स्कूल लेवल्स और यू आर वर्किंग इन विलेजेस, इन टाउन्स, यू डोंट हैव एनी एक्सेस टू एनी मेडिकल हेल्प. आपको बहुत बार मेडिकल सुविधा का जो है एक प्रोविजन नहीं होता है, और आपको इमरजेंसीज के टाइम पे भी हम कई बार वेट नहीं कर सकते कि नहीं है हमारे पास कि हम एम्बुलेंस का वेट करें, डॉक्टर का वेट करें. हमें खुद ही एक्शन में आना पड़ता है. वी नीड टू एक्ट वेरी स्विफ्टली, वी हैव टू बी वेरी अजाइल, कीपिंग काम आवरसेल्व्स. बहुत जल्दी से हमने एक्शन लेना है ताकि हमारे प्लेयर को, हमारे बच्चों को जो तकलीफ है, हम उससे उनकी मदद कर सके. तो बहुत स्तर पे, बहुत ऐसे लेवल्स पे आपको फर्स्ट एड के लिए खुद ही आगे आना पड़ेगा. ओके, सो यू बीइंग द फर्स्ट कॉन्टैक्ट पर्सन. फिर बच्चे आते हैं, ज्यादातर हॉस्टल्स में रहते हैं, है ना. तो जब हॉस्टल्स में रहते हैं तो आपका रोल बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का बढ़ जाता है. अदर देन बीइंग अ कोच, आप उनके पेरेंट्स का रोल भी प्ले करते हो. तो समटाइम्स आपको, जब पेरेंट्स का रोल प्ले कर रहे हैं, तो आपको एक डॉक्टर का रोल भी प्ले करना पड़ता है. ओके, सो फर्स्ट एड के लिए अपनी कमर कसिए, बिना डरे. ओके, बिकॉज ये बड़ी कॉमन सेंस की चीजें हैं. वी हैव टू यूज अवर प्रेजेंस ऑफ माइंड एट द टाइम ऑफ एन इमरजेंसी. जब भी कोई इमरजेंसी है, हमें सिर्फ अपने आप को शांत रखना है, और हमने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए जो चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं, ओके, उसका यूटिलाइजेशन करते हुए अपने प्लेयर को अटेंड करना है, कैजुअलिटी को अटेंड करना है. सो लेट्स बिगिन द क्लास. सो एक्सीडेंट्स हैपन स्पेशली ड्यूरिंग स्पोर्ट्स. कहीं पे भी जीवन में कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है. स्पोर्ट्स आर वेरी प्रोन टू एक्सीडेंट्स, सब जानते हैं. हाउएवर, while it is possible to limit the number and severity of the injuries with the prevention strategies. Okay, इस लाइन का मतलब क्या हुआ? इसका क्या मतलब है कि चाहे स्पोर्ट्स में एक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज को फॉलो करते हुए इनसे बच सकते हैं, अपने प्लेयर को बचा सकते हैं. कैसे बचा सकते हैं? फॉर एग्जांपल, सिंपल, जब भी आप अपने गेम में खेलने जाते हैं तो फर्स्ट स्टेप इज प्रॉपर वार्म अप, है ना. पहला स्टेप क्या होता है? आप वार्म अप अच्छे से करवाते हैं अपने प्लेयर को. वार्म अप में आप कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस इंक्लूड करते हैं. यू गो फॉर अ जनरल वार्म अप, देन यू गो फॉर अ स्पेसिफिक वार्म अप जो कि आपके गेम के साथ रिलेटेड है, कंसर्न्ड है, और उसके बाद आप अपनी ट्रेनिंग टेक्निक्स पे ध्यान देते हैं. जब ट्रेनिंग आप देना शुरू करते हैं, आप उसमें ये भी प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी के तौर पे अपनाते हैं कि आपको कितना लोड देना है. ठीक है, talking about loading. Second thing, if some equipments are being used in your sports, जैसे हॉकी है, फुटबॉल है, आपके जो गार्ड्स होते हैं, शिन गार्ड्स होते हैं, एल्बो गार्ड्स, नी गार्ड्स, हेड गियर, एवरीथिंग, जितने भी इक्विपमेंट्स हम यूज करते हैं, दे शुड बी इन अ गुड कंडीशन. We have to check that also. तो after the play, after the game, what you have to do, you go for proper cool down and go for the रिकवरी सेशन, राइट. तो इन सब चीजों से क्या होता है? वी आर ट्राइंग टू प्रिवेंट एनी इंजरी. ओके, सो दिस इज अ, यू कैन से अ लिटिल एग्जांपल ऑफ अ स्मॉल एग्जांपल फॉर एन प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी. बट स्टिल, वन रॉन्ग स्टेप और अ कोलिजन ऑन द फील्ड कैन रिजल्ट इन अ सडन एंड पेनफुल इंजरी. बट फिर भी गेम खेल रहे हैं, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स, स्पेशली रनिंग स्पोर्ट्स हो गया, जब खिलाड़ी एक दूसरे से टकरा जाते हैं भागते भागते, जैसे फुटबॉल है, हॉकी है, वॉलीबॉल है, हैंडबॉल है, एक दूसरे से हो जाता है कोलिजन. कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में जैसे बॉक्सिंग है, पंच लग रहा है, तो सीधा सीधा इंजरी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं. ठीक है, तो उस टाइम पे क्या करना है? एट सच अ मोमेंट बी प्रिपेयर टू एक्ट क्विकली, जैसा मैंने पहले आपको बताया. Ideally, you will have access to a well-stocked first aid kit. आपके पास एक first aid kit रहेगी, या फिर आपके पास कोई medical help होगी, तभी आप help कर पाओगे ना. So, what is the definition of the first aid? So, it goes like this. First aid is the initial assistance, पहला कदम जो हम किसी की help के लिए उठाते हैं. It is the initial assistance
और ट्रीटमेंट गिवन टू अ कैजुअलिटी, कैजुअलिटी मतलब जिसको चोट लगी है, फॉर एनी इंजरी और सडन इलनेस, कोई बीमारी की वजह से भी, कोई अस्थमा, प्लेयर्स को आजकल हमारे कई छोटे बच्चों में एलर्जिक रिएक्शंस बहुत होते हैं, कोई अस्थमेटिक है, किसी को कोई न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम हो सकती है, डायबिटिक हो सकते हैं, किसी को कोई एपिलेप्टिक फिट्स की प्रॉब्लम हो सकती है. सो यू नीड टू हैव अ थॉरो मेडिकल हिस्ट्री ऑफ योर प्लेयर, यू नीड टू नो दैट. ओके, सो treatment given to casualty before the arrival of an ambulance, doctor or any other qualified person. Basically the first aid is usually performed by a नॉन एक्सपर्ट पर्सन. नॉन एक्सपर्ट का पर्सन मतलब क्या है, जैसे कोचेस हैं, आप लोग हैं, मेडिकल फील्ड से नहीं है आपका रिलेशन, ओके, यू आर इन अ टेक्निकल फील्ड, लेकिन आप ही उस वक्त फर्स्ट कॉन्टैक्ट में हैं, सो यू विल हेल्प योर प्लेयर. And it involves simple procedures. As I told you, it requires minimum equipment to carry out. Now we'll see what all things we need in a first aid kit. Before going forward, just write in the chat box and let me know if you are following what I am teaching. हिंदी इंग्लिश दोनों का प्रयोग करने का कोशिश कर रही हूँ. अगर आपको समझ आ रहा है तो मेरे को बता दीजिए, ठीक है. So, a first aid kit consists of a strong durable bag or a transparent plastic box. अभी जो हमने सामान रखना है, हमने जो first aid kit बनानी है, उस सामान को हमने किसी चीज में रखना है. We have to keep it in a box or in a bag. You can keep it in a backpack or you can keep it in a any strong durable bag. And according to me, if I would like to share my experience with you that keeping the first aid things in a plastic box, in a transparent plastic box, is always better than to keep in a backpack. Why? Because transparent जो box होता है, एक तो we can see through it, पारदर्शी है, ठीक. आप सपोज कोई इंजरी हो गई है और प्लेयर को छोड़ के नहीं जा सकते, यू आर अटेंडिंग द प्लेयर एंड यू शाउटेड फॉर हेल्प, आपने किसी को बुलाया और बताया उनको कि वहां पे फर्स्ट एड बॉक्स रखा है, आप लेके आइए. तो फर्स्ट एड बॉक्स की पहचान क्या होगी? अगर तो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बॉक्स है, दूर से ही उसमें पता, जो सामान रखा है उससे ही अंदाजा हो जाएगा ये फर्स्ट एड बॉक्स है, इसमें कुछ पट्टियां रखी हैं, कुछ दवाइयां रखी हैं, तो ये है. सेकेंडली, इसमें क्या होता है कि ये जो लोगो आप देख पा रहे हैं, दिस फोटो, दिस इज अ यूनिवर्सल साइन ऑफ फर्स्ट एड. सो यू हैव टू जस्ट पेस्ट अ पिक्चर ऑफ दिस साइन ऑन द फर्स्ट एड बॉक्स, ताकि आपको समझाना इजी हो जाए जिस थर्ड पर्सन को आप भेज रहे हो, एंड इट विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम during an emergency. So first aid kit should always be well organized and handy. अपने आसपास ही रखना है फर्स्ट एड किट को, वेल ऑर्गेनाइज रखना है. देखिए, एवरीथिंग कम्स विद एन एक्सपायरी डेट. तो जैसे हम कोई बेसिक पेन किलर्स अगर रख रहे हैं, आप कोई एंटीपायरेटिक्स, एनाल्जेसिक्स, एंटी इन्फ्लामेटरी कोई दवाइयां रख रहे हो, जैसे पैरासिटामोल हो गया, और फॉर दैट मैटर कोई एंटीसेप्टिक जैसे बीटाडीन रखा है, सेवलॉन रखा है, तो टाइमली उसका एक्सपायरी डेट भी हमें चेक करते रहना है, राइट. सो यू नीड टू ponder over on all these points. आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है और हमेशा आपको अपना कूल माइंड के साथ फर्स्ट एड देना है. अगेन एंड अगेन, व्हाई आई एम सेइंग कूल माइंड, बिकॉज जिसको चोट लगी होती है वो बच्चे ऑलमोस्ट, जैसे आप ट्रेन करते हैं, स्टार्टिंग में बच्चे आते हैं तो उनको आप कह सकते हो साइकोलॉजिकली एक झटका तो लगता ही है, चाहे हमारा एलीट प्लेयर क्यों ना हो, वो अच्छे फॉर्म में था, अच्छी ट्रेनिंग चल रही थी, प्रैक्टिस चल रही थी, आगे उसका कॉमनवेल्थ, एशियन गेम, ओलंपिक्स था, ऑल ऑफ अ सडन उसका घुटना मुड़ गया, उसको पता है कि मेरा एसीएल टूट गया है या लिगामेंट इंजरी हो गई है ना, आई एम आउट ऑफ द गेम. तो वो फिजिकली भी उसके ऊपर क्षति हुई है, उससे ज्यादा प्रभाव उसके दिमाग पे हुआ है. अब अगर आप भी अपने आप इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रख पाएंगे, बीइंग अ कोच, आपको भी उतना ही दुख होगा कि हाँ मेरा प्लेयर बाहर हो रहा है गेम से, आपको दिख रहा है वो, उसकी कंडीशन ऐसी है, लेकिन उस टाइम पे भी आपको साइकोलॉजिकली यू नीड टू बी वेरी स्ट्रांग, ताकि आप उसको मदद कर सको, ताकि उसको फर्दर कोई हानि ना हो, कोई फर्दर डैमेज ना हो. जो प्रॉब्लम आनी थी वो तो आ गई है, अब उसका सोल्यूशन ढूंढना है, ना कि उसके ऊपर हमने और ज्यादा डिप्रेशन में जाना है. सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग दिस.
सो फर्स्ट एड, क्या क्या आइटम्स होने चाहिए, व्हाट ऑल थिंग्स शुड बी देयर इन अ फर्स्ट एड किट। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंफॉर्मेशन लीफलेट। इंफॉर्मेशन का मतलब होता है जानकारी, ठीक है। लीफलेट, यू कैन कीप एनी राइटिंग पैड विद यू, कोई भी पेपर्स रख सकते हो। इसकी क्या जरूरत है? इसकी जरूरत तब पड़ती है जब आप अपने प्लेयर के साथ कंपनी नहीं कर पाते, एंड मोस्टली इमरजेंसी सिचुएशंस में आपको अलाउड भी नहीं होता है अंदर जाना, ठीक है। तो अगर आज, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, आपके प्लेयर की कोई मेडिकल हिस्ट्री है, ही इज एलर्जिक टू समथिंग, ही इज अस्थमेटिक, ही इज डायबिटिक, ही हैज एपिलेप्टिक फिट्स, ठीक है, इफ ही हैज दिस काइंड ऑफ हिस्ट्री, तो आप उस पे मेंशन करेंगे, राइट। यू विल मेंशन द नेम ऑफ योर प्लेयर, उसका एज और उसका गेम एंड द मैकेनिज्म ऑफ इंजरी, उसको चोट कैसे लगी, कोई इक्विपमेंट से उसको चोट लगी है, ठीक है, किसी उसको हिट किया, कोलिजन की वजह से दूसरे खिलाड़ी के साथ कोलाइड करते हुए इंजरी लगी है, या ही हैड अ फॉल फ्रॉम अ हाइट, जैसे एथलेटिक्स में है पोल वॉल्ट हो गया, और स्विमिंग में हो गया, डाइविंग करते हुए हुआ है, ठीक है, स्केटिंग हो गया, फिसल गए, और ये सारी चीजें, मैकेनिज्म ऑफ इंजरी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो आपने वो थोड़ा सा संक्षिप्त में वहां पे एज अ समरी बना के उसको लिखना है, एंड व्हाट ऑल ट्रीटमेंट यू हैव गिवन टू द प्लेयर। आपने उस पर आइस लगाया, आपने उस पर कुछ कंप्रेशन देके कोई पट्टी की है, ओपन वुंड था, खून निकल रहा था, आपने क्या इलाज दिया उस पर आपने मेंशन करना है, एंड दिस विल ऑल्सो सेव अ लॉट ऑफ टाइम। ओके, सो इंफॉर्मेशन लीफलेट के बाद आता है स्टेराइल ड्रेसिंग्स। दे कम इन डिफरेंट साइजेस, आई हैव केप्ट अ फ्यू थिंग्स टू शो यू। ये देखिए, कुछ ये ऐसे होता है पैकेट्स में, ये ज्यादातर सर्जिकल ड्रेसिंग्स होती हैं, विच कम इन पैकेट्स लाइक दिस, दे आर ऑफ डिफरेंट साइजेस, राइट। इसका फायदा क्या रहता है, इसको फर्स्ट एड किट में रखना, ऑर्गेनाइज करना बड़ा इजी है, ठीक है, एज इट इज इन अ पैकेट। एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी क्या करना है आपको, यू जस्ट हैव टू टेयर इट ऑफ, और इसके अंदर से आपने ड्रेसिंग निकाल के जो भी फर्स्ट एड है वो दे देना है। सो यू कैन कीप देम इन योर फर्स्ट एड किट। थर्ड इज क्रेप बैंडेजेस। क्रेप बैंडेज का मतलब क्या होता है, गर्म पट्टी। इलास्टो क्रेप बैंडेजेस आर ऑलवेज बेटर देन द नॉर्मल वंस, बिकॉज इलास्टो क्रेप गिव्स अ गुड कंप्रेशन एंड इट इज वेरी इलास्टिक ऑल्सो, इट कैन बी स्ट्रेच्ड, ठीक है। दिस इज अ 6 इंच क्रेप बैंडेज, ये 6 इंच की है, जैसे थाई पे नी पे लग गई है, देन वी कैन यूज दिस काइंड ऑफ बैंडेज। और इसका जो है, इट ऑल्सो कम्स इन डिफरेंट साइजेस। छोटे जॉइंट्स के लिए 2 इंच 4 इंच की आती है। सो अकॉर्डिंग टू योर नीड, जैसे गेम का जो भी जरूरत है आपके, जिस आपका गेम जिस इंजरी के प्रोन है, आप उसके लिए रख सकते हैं। जैसे कई लैंडिंग होती है जिसमें आपको बास्केटबॉल हो गया, बार बार जंपिंग होता है, हैंडबॉल हो गया, भागना दौड़ना है, एंकल का खतरा है जिसमें ट्विस्ट होने का हमेशा, तो यू शुड कीप अ 2 इंच क्रेप बैंडेज और अ 4 इंच क्रेप बैंडेज इन योर फर्स्ट एड किट अकॉर्डिंगली। जैसे शोल्डर में हो गया, शोल्डर में खतरा है आपको बार बार इंजरी होने का, तो आपके पास एक शोल्डर का आर्म पाउच स्लिंग यू कैन ऐड टू योर फर्स्ट एड किट। तो अकॉर्डिंग टू योर गेम, नीड ऑफ योर गेम, यू कैन add these items. Okay, then one more thing is there, it is called as a cohesive bandage. ये होता है cohesive bandage, it is a 2 inch cohesive bandage, it also comes in variable sizes, ठीक है। ये wrist वगैरह के लिए, elbow वगैरह के लिए यूज हो जाता है। it is also stretchable, it's used in our sports. ओके, दिस इज अ कोहेसिव बैंडेज। इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा जो है, एडवांटेज ओवर द क्रेप बैंडेजेस, कि यू कैन जस्ट रैप इट अराउंड द इंजर्ड एरिया। क्रेप बैंडेज में वी नीड टू अप्लाई अ लॉट ऑफ टेक्निक्स। ऐसा नहीं है इसमें टेक्निक नहीं लगेगी, लगेगी। द बेसिक टेक्निक क्या होता है, जहां चोट लगी है उससे जो हिस्सा दूर है, द डिस्टल पार्ट, उससे आपने स्टार्ट करना है बैंडेज बांधना, एंड देन यू हैव टू कवर टिल द प्रॉक्सिमल पार्ट। ओके, तो इसमें लेकिन ये है, इसमें पिंस की जरूरत नहीं है, इसमें हल्का सा एडेसिव होता है, जो कि ऐसे ही सिंपली आपके रैप अराउंड आप करोगे तो ये चिपकता जाएगा, ऐसे आपके हाथ पे कहीं पे भी आप लगा रहे हैं चिपकता जाएगा। इसको फाड़ दोगे आप और ये ऐसे इसके साथ इट विल एडर टू योर टेप, ओके, टू द बैंडेज। तो इसमें पिंस की जरूरत नहीं है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर इमोबिलाइजेशन। इमोबिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, मोबिलिटी का मतलब क्या है, मूवमेंट। इमोबाइल मतलब मूवमेंट नहीं होना। तो जब भी चोट लगी है, वी नीड टू प्रोटेक्ट द इंजर्ड पार्ट। तो प्रोटेक्शन कैसे करेंगे, वी विल डू द प्रोटेक्शन बाय इमोबिलाइजिंग द इफेक्टेड एरिया। इमोबिलाइजेशन
बांध देना उस एरिया को, उसकी मूवमेंट रोक देना। तो वी कैन रिस्ट्रिक्ट विद द कोहेसिव बैंडेज, विद द इलास्टोक्रेप बैंडेज, विद अ स्प्लिंट, विद अ ब्रेस, जो नेक्स्ट आप देख ही रहे हो, नेक्स्ट लाइंस में मैंने लिखा है, आई हैव मेंशन्ड इट, दिस इज द फिंगर स्प्लिंट। ठीक है, अब उंगलियों पे चोट लग जाती है तो उंगलियों पे ये आप बैंडेजेस वगैरह नहीं बांध सकते हैं, तो आपके पास ऐसे स्प्लिंट्स अगर हो तो बहुत इजी हो जाता है उस टाइम पे, एट द टाइम ऑफ इंजरी, इसको रोकना, इसका मूवमेंट को रोकना, इसको इमोबिलाइज करना इजिली। इट हैज अ वेलक्रो स्ट्रैप और आप उसको रैप करके फर्स्ट एड के तौर पे इसको यूज कर सकते हैं। दिस इज अ स्प्लिंट। ओके, देन नेक्स्ट इज अ ब्रेस। अगेन दिस इज अ रिस्ट ब्रेस। ठीक है, it is also very easy to wear. As for taping and strapping, you need a physiotherapist with you, okay, until and unless you know how to do taping and strapping, because it is a technical thing. So you can just use these kind of braces at the time of emergency, and you have to just wrap it around and just fix it with the velcro. Okay, so this is a brace. Your lumbosacral belt, when you have back pain, कभी जब कमर दर्द की दिक्कत होती है तो डॉक्टर बोलता है कि काम करने के टाइम आप बेल्ट पहन लीजिए, दैट इज ऑल्सो अ ब्रेस। नी में दिक्कत आ गई, नी कैप, नी ब्रेस, एंकल ब्रेस, ये सारी चीजें दे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑर्थोसिस, मतलब एक्सटर्नल सपोर्ट्स हैं, ये हम दे रहे हैं अपने जॉइंट को, अपने मसल को बचाने के लिए, उसको रेस्ट देने के लिए। ओके, सो नेक्स्ट इज सीजर्स। सीजर्स भी रखना जरूरी है फर्स्ट एड किट में, as you need to cut bandages. Then ice packs, ice bags. आजकल क्या है, बहुत ज्यादा एडवांसमेंट हो रही है, और आपको एक होते हैं ना, हम जो आइस जेल पैक्स यूज करते हैं जिन्हें हमें फ्रीजर में रखना पड़ता है ना, और उसको हम माइक्रोवेव में गर्म करके वी कैन यूज फॉर एज अ हॉट पैक ऑल्सो। लेकिन कुछ ऐसे आइस जेल पैक्स आते हैं, वो इंस्टेंट आइस जेल पैक्स होते हैं। मींस जैसे ये पैकेट मैंने आपको शो किया था, ऐसे ही एक पैकेट होगा, उसमें क्या है, एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी जब आपको आइसिंग की जरूरत है, यू जस्ट हैव टू ट्विस्ट दैट पैकेट, आपको जस्ट उसको ट्विस्ट करना है। आफ्टर ट्विस्टिंग व्हाट विल हैपन इज, उसके अंदर जो जेल है दैट विल बिकम एक्टिवेटेड, वो जेल एक्टिवेट होके इट विल स्टार्ट गिविंग अ कूलिंग इफेक्ट, वो सारा पैकेट ठंडा हो जाता है, तो यू कैन यूज इट एज अ आइस पैक। वो इंस्टेंट आइस पैक्स होते हैं, उसको स्टोर करने के लिए जरूरी नहीं है आप फ्रीजर में रखो। ओके, तो वो भी अवेलेबल होते हैं। सेकेंडली, जो हमारे जिप लॉक पाउचेस होते हैं, ट्रांसपेरेंट पाउचेस, यू कैन कीप देम ऑल्सो। अदरवाइज बेस्ट इज यू कैन कीप एन आइस बैग विद यू, है ना, आइस बैग आता है ना, कपड़े का रहता है। इन द नेक्स्ट फोटोज यू विल सी इन माय स्लाइड्स ऑल्सो, आई हैव गिवन अ पिक्चर ऑफ दैट, तो यू कैन कीप दैट ऑल्सो इन योर फर्स्ट एड बॉक्स। देन स्टेराइल वेट वाइप्स। वेट वाइप्स क्या होते हैं, जो हमारे जैसे हम घर में यूज करते हैं, सिंपल ड्राई टिश्यू, वेट टिश्यूज, तो सिंपल ये वेट वाइप्स वही हैं। देन माइक्रोपोरस टेप, मेडिकल टेप, बैंडेज करने के लिए सिंपल टेप आपको रखनी जरूरत पड़ सकती है इसकी, रखिए इसको। देन डिस्टिल्ड वाटर, पानी की जरूरत तो हमेशा ही रहती है, ओपन वुंड्स में स्पेशली। हमें जब साफ करना है, हमारे पास साफ पानी नहीं है या पानी उपलब्ध नहीं है, तो हम पानी का अपना इसका यूज कर सकते हैं, वेट वाइप्स का यूज तब कर सकते हैं। ओके, देन स्प्लिंट्स, ब्रेसेस, नी कैप, ये मैंने अभी आपको दिखाया। ग्लव्स, ग्लव्स जरूर पहनने हैं इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है, एनी काइंड ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, हमें ग्लव्स जरूर पहनने हैं। देन फेस शील्ड, फेस मास्क, देन ट्वीजर्स। ट्वीजर्स आर नथिंग बट दे कम इन द शेप ऑफ अ प्लकर, जैसे प्लकर होते हैं ना, तो वैसे ही ट्वीजर्स होते हैं। बाय चांस देयर इज एन ओपन वुंड, कोई इंजरी हो गई है जिसमें कि खून निकल रहा है, और आप सड़क पे थे, भागते भागते आप गिर गए, और वहां पे क्या हुआ, कोई छोटे मोटे पत्थर या कोई, जैसे फुटबॉल थे खेल रहे थे, स्किड कर गए, तो घास का कोई ऐसा टुकड़ा आपके वुंड के अंदर चला गया है, तो उसको कैसे निकालेंगे, नॉट विद द बेयर हैंड, ठीक है, ग्लव्स पहन के यू विल मेक यूज ऑफ द ट्वीजर्स, और आप उसके साथ यू विल पिक दैट ऑब्जेक्ट फ्रॉम योर वुंड एंड देन टेक इट आउट, तो ये देखना है आपने। देन अ थर्मोमीटर टू मेजर द टेम्परेचर। एंटीसेप्टिक्स लाइक यू ऑल नो, सैवलॉन्स है, बीटाडीन है, पोविडीन, आयोडीन, एंडलेस लिस्ट है। देन गॉज पीसेस एंड कॉटन should be there, and never apply direct cotton on the wound,
ये कभी नहीं करना है, क्योंकि कॉटन जो है वो चिपक जाते हैं, उसके फाइबर्स चिपक जाते हैं वूंड के अंदर स्किन के साथ। तो जब आप निकालोगे तो और भी स्किन खिंचती है। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट, जो गॉज पीसेस होते हैं, जैसे ये बैंडेज होता है ना, व्हाइट वाला बैंडेज, ये भी अलग अलग साइजेस में आता है, आपने देखा होगा बैंडेज, सिंपल पट्टी जो होती है जिससे ड्रेसिंग करते हैं। तो ये जो ड्रेसिंग वाली बैंडेजेस होती है ना, छोटे साइज में भी अवेलेबल है। गॉजेस, गॉज पीस इसके अवेलेबल होते हैं, उसको कहते हैं गॉज। तो उस गॉज के अंदर कॉटन रख के आप ड्रेसिंग कीजिए, ठीक है। वो चिपकेगा नहीं, फिर स्किन भी उनकी छिलेगी नहीं और ज्यादा। डायरेक्ट कॉटन कभी नहीं लगाना है। देन बैंडेड्स रख लीजिए, जैसे थोड़े बहुत एब्रेजन्स हो जाते हैं, मतलब खरोंचे लग जाती हैं, उसके लिए काम आती हैं। सेफ्टी पिंस रख सकते हैं। एंड इन सब चीजों के साथ एक और चीज आप रख सकते हो, डिस्पोजेबल प्लास्टिक बैग्स, ठीक है। जैसे आपने ड्रेसिंग की, वो जो जितना भी आपका मलम पट्टी वाला जो वो डेब्रिस था, जो कूड़ा था, उसको आपने ऐसे ही खुले में नहीं फेंकना है, आपने एक प्लास्टिक बैग में या जो भी आपके पास बैग है उसमें उसको डिस्पोज ऑफ करना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपने। तो यू आर फॉलोइंग, समझ आ रहा है आपको जो पढ़ाया जा रहा है? ओके, नाउ फर्स्ट एड किस चीज की करोगे आप? अब आपने ये देख लिया फर्स्ट एड क्या होती है, उसको कब यूज करें, अब उसकी बारी है। स्पोर्ट्स के रेलेवेंट ये क्लास है, तो आई विल डिस्कस रिगार्डिंग द those points only, I will touch those points only which come in sports। sports में जो हो सकता है, okay, it's just an overview of first aid। तो देखिए, हमारे मानव शरीर है, बॉडी है हमारी, इसमें बहुत सारे सिस्टम्स हैं। आप सांस लेते हैं, आपका हार्ट और लंग्स काम करते हैं, उस सिस्टम को हम कहते हैं कार्डियोपल्मोनरी सिस्टम, है ना। रेस्पिरेटरी सिस्टम, खाना खाते हैं, खाना डाइजेस्ट होता है बाय मींस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक। हमें गर्मी सर्दी लगती है, हमें पेन महसूस होता है, नर्वस सिस्टम। ऐसे ही हम चलते फिरते हैं ड्यू टू मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। मस्कुलो मीन्स मसल्स, स्केलेटल मीन्स बोन्स, मांसपेशियां और हड्डियां। तो ज्यादातर जो चोटें लगती हैं स्पोर्ट्स में, वो हड्डियों पे या मसल्स पे, सॉफ्ट टिश्यू जैसे लिगामेंट हो गए, मेनिस्कस हो गए, आपके बर्साज हो गए, उन पे लगती हैं, टेंडन्स पे लगती हैं। तो अगर तो चोट आपके मसल पे लगी है, ठीक है, तो उसको मेडिकल भाषा में हम कहते हैं स्ट्रेन। आई हैव मेंशन्ड इट, सेकेंड लाइन में देखिए, कैपिटल लेटर स्ट्रेन, STRAIN, स्ट्रेन। जब भी मसल पे चोट लगेगी स्ट्रेन कहते हैं उसको। जॉइंट इंजरी का मतलब क्या हुआ? जॉइंट मीन्स जोड़। व्हेन वन बोन गेट्स कनेक्टेड टू द अदर बोन, तो एक जॉइंट बन जाता है, ठीक है। सारी जगह हमारी बॉडी में जॉइंट्स है। कुछ मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, जो भी देखिए मैं हाथ हिला के आपसे बात कर रही हूँ, ये सारे, मैं मुंह खुल रहा है बात करते हुए, सिंपल सी चीज है, ये मूवेबल जॉइंट्स है। कुछ बॉडी में इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं, जैसे हमारे सिर के सूचर्स हो गए, ठीक है, ब्रेन के ऊपर, स्कल के ऊपर जो जॉइंट्स है इमूवेबल है। कुछ स्लाइटली मूवेबल होते हैं, जैसे कमर के जॉइंट्स हो गए, ओके। तो जो हमारे फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स है, वहां चोट लगने का खतरा हमेशा बना रहता है। तो जॉइंट के ऊपर क्या हो सकता है? डिसलोकेशन हो सकती है, सबलक्सेशन हो सकता है, या हड्डी में फ्रैक्चर हो सकता है, बोन में, ओके। तो तीसरी चीज है इसमें स्प्रेन। स्प्रेन का मतलब क्या होता है? जब भी आपके लिगामेंट्स इंजर होते हैं। नो, व्हाट आर लिगामेंट्स? ठीक है, बहुत लोगों को पता होगा, लिगामेंट्स जो होते हैं दे आर जस्ट लाइक स्टेबलाइजर्स। दे प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्टेबिलिटी टू अवर जॉइंट। वो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ के रखते हैं, उनका ये काम है, ओके। जस्ट आई विल गिव यू एग्जांपल कि हमारे घर में जैसे हम इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, जैसे हमारे बिजली से चलने वाले उपकरण, फ्रिज हो गया, आपका एसी हो गया, वो सबके पास क्या होता है? एक स्टेबलाइजर होता है। जब भी हाई वोल्टेज हो, लो वोल्टेज हो, तो वो उस फ्लक्चुएशन को वो थोड़ा सा क्या करता है, सही कर देता है, ताकि आपके इक्विपमेंट के ऊपर उसका दुष्प्रभाव ना हो, है ना, ताकि इक्विपमेंट की लाइफ ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाए। लिगामेंट भी आपका स्टेबलाइजर है, ऐसे याद रखिए इसको, ओके। आई हैव अ मॉडल ऑफ नी जॉइंट, आप उसको देखिए, क्योंकि नी कॉमनली इंजर्ड
रहता है सभी को, आपने लिगामेंट इंजरीज भी सुनी होगी बहुत। सो दिस इज अ नी जॉइंट, मॉडल ऑफ अ नी जॉइंट, ठीक है। तो ये जो हड्डी है, ये जो बोन है, दिस इज योर थाई बोन, फीमर है। ये जो हड्डी है शिन बोन है, ये साइड में फिबुला आ जाएगी। तो दिस इज अ नी जॉइंट, एक हड्डी दूसरी हड्डी से मिली, जॉइंट बन गया, ठीक है। बीच में ये कार्टिलेज है, दिस इज अ कार्टिलेज, जिसको हम डॉक्टर बोल देते हैं ग्रीज खत्म हो रही है आपकी, ठीक है, वो कार्टिलेज होता है। देन दीज स्ट्रक्चर्स, ये जो है ये क्या कर रहे हैं, देखिए इसने फीमर को टिबिया से जोड़ा, एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ा, ये लिगामेंट है, ये आपका एसीएल लिगामेंट है, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। देन साइड में आ जाएगा एलसीएल, अंदर आ जाएगा एमसीएल, पीछे आ जाएगा पीसीएल। तो लिगामेंट ने क्या किया, जॉइंट को स्टेबल किया हुआ है, एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ के मजबूत कर दिया। तो लिगामेंट्स आर जॉइंट स्टेबलाइजर्स। और जब भी लिगामेंट में चोट लगेगी तो उसको कहेंगे स्प्रेन। अब आपको पता चल गया स्प्रेन क्या है, स्ट्रेन क्या है, जॉइंट इंजरी क्या है। अब इसमें सिम्टम्स क्या आएंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे चोट लग गई है और मुझे क्या ट्रीटमेंट देना है, वो इम्पोर्टेंट है। देखिए, जब भी आपको हड्डी में आपके चोट लगती है, अगर तो हड्डी में फ्रैक्चर होता है, बोन गेट्स फ्रैक्चर्ड, तो फर्स्ट साइन इंस्टेंट स्वेलिंग, ऑल ऑफ अ सडन स्वेलिंग आएगी, और वहां पे बहुत ज्यादा डिबिलिटेटिंग पेन, जिसको कहते हैं ना, बहुत ज्यादा पेन होगा। और प्लेयर जो है ये फेदर टच, हल्का सा टच भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इट विल बी सो टेंडर, ठीक है। तो इस दैट मीन्स फ्रैक्चर है। लिगामेंट इंजरीज में क्या होता है, एकदम से स्वेलिंग बहुत बार नहीं आती है। आप खेल रहे थे, खेलते खेलते थोड़ा आपको लगा शायद मेरे एंकल में थोड़ा सा कुछ ट्विस्ट हुआ है, आप रुक गए, यू स्टॉप्ड योर ट्रेनिंग, आपने आइसिंग की, रेस्ट किया, एंड आपको लगा नाउ आई एम ओके। बट द नेक्स्ट डे व्हेन यू वोक अप, आपने देखा कि एंकल पे तो स्वेलिंग आ रही है, दैट मीन्स लिगामेंट टूटा है, उसका इंजरी हुई है, ग्रेड 1, 2, 3 डिपेंडिंग ऑन द सिवेरिटी, जो भी है। तो लिगामेंट की जो स्वेलिंग है वो कुछ घंटों के बाद आती है, और जो फ्रैक्चर की स्वेलिंग है वो एकदम से आ जाती है। तो दिस इज द मेन डिफरेंस, ओके। सेकेंडली, जैसे बताया, पेन तो होगा, स्वेलिंग होगा, उस पार्ट पे ब्रूजेस हो सकते हैं, नील पड़ सकता है, ठीक है, और आपको एक बम्पीनेस फील होगी, वहां पे उभराव सा फील होगा। स्किन नॉर्मल है, स्किन के ऊपर ऐसे फील होगा, एक उभराव सा, एक रबल सा, रंबल फील होगा आपको, दैट मीन्स स्वेलिंग है अंदर, ओके। बाहर से ही आप देख पाओगे, उस जगह को हाथ लगाओगे, वहां का टेम्परेचर हाई होगा इन कंपैरिजन टू द अदर बॉडी पार्ट्स, वहां टेम्परेचर बड़ा होगा, इन्फ्लेमेशन का साइन है ये, मतलब स्वेलिंग हो गई है, सोजिश हो गई है, अंदर एडीमा इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। वेट बेयरिंग मुश्किल होगी, जैसे लोअर लिम्ब पे अगर एंकल पे हो गया, चलना मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। अब आपने करना क्या है वो सुनिए। आपने प्राइस प्रोटोकॉल सुना होगा, प्राइस प्रोटोकॉल हम सब ने सुना होगा, स्पोर्ट्स पर्सन ने। प्राइस के आगे भी 2 प्रोटोकॉल्स आ गए हैं, उसमें से एक प्रोटोकॉल मैं आपको बताऊंगी, पॉलिस प्रोटोकॉल, ओके। तो वो जो पॉलिस प्रोटोकॉल है वो देखिए क्या है, इट इज एन एक्रोनिम। बेसिकली एक्रोनिम का मतलब क्या है, हमने हर शब्द का पहला अक्षर उठा लिया, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म बना दिया उसका। तो पॉलिस में पी स्टैंड्स फॉर प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन बताया मैंने, कैसे करोगे, यू विल स्टॉप द प्लेयर फ्रॉम द गेम, आप उसको गेम से रोक दोगे कि खेलना नहीं है, और उसको रेस्ट पे डालोगे। रेस्ट कब मिलेगा, जब उसका इंजर्ड पार्ट इमोबलाइज होगा। इमोबलाइज कैसे करोगे, बताया और दिखाया आपको मैंने, बैंडेज है, स्प्लिंट है, ब्रेस है, कोहेसिव बैंडेज है, जो भी आपके पास अवेलेबल है चीज, आप उसका उपयोग करेंगे। प्रोटेक्शन करनी है ताकि फर्दर डैमेज ना हो। जैसे अभी एग्जांपल दिया था, एंकल ट्विस्ट हुआ और आप गेम से रुक गए, आपने रेस्ट लिया, आइसिंग की। ऐसा नहीं कि आप रेस्ट लिया, आइसिंग की और फिर से खेलने लग जाओ, ठीक है, यू नीड टू प्रोटेक्ट इट। तो फर्स्ट थिंग इज प्रोटेक्शन। सेकेंड थिंग इज ऑप्टिमल लोडिंग, OL स्टैंड्स फॉर ऑप्टिमल लोडिंग। ऑप्टिमल का मतलब क्या है, एक पर्याप्त मात्रा, जितना हमें लोड चाहिए उतना, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, विच इज द यू कैन से नीड ऑफ द आवर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ऑप्टिमल लोडिंग में क्या होता है, देखिए जब भी हमारी चोट लगती है, एग्जांपल, फिर आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स, ताकि आप कोरिलेट कर पाओ और आपको याद रहे। दिस इज नॉट जस्ट फॉर यू टू पास एन एग्जाम एंड गेट अ सर्टिफिकेट, ये एक ऐसी चीज है जो हमें लाइफ टाइम के लिए आपको जरूरत पड़ेगी,
ओके, तो उस तरह से आप इसको याद रखने की कोशिश कीजिए। ऑप्टिमल लोडिंग का मतलब है, जैसे एग्जांपल आपके नी पे चोट लगी थी और आपका डॉक्टर ने डायग्नोस किया कि आपको लिगामेंट आपका टूट गया है, तो आपको नी ब्रेस दे दिया गया कि आप इसको पहन के रखिए। साथ साथ में आपका इलाज भी चल रहा था, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस उस टाइम पे आपको करनी चाहिए थी जो आपने नहीं की या आपको गाइड नहीं किया गया, जिसकी वजह से आपने कुछ दिन के बाद नोटिस किया कि मेरा थाई जो है पतला हो गया है, मसल हैज गॉट वेस्टेड। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट नी। नी आप देखेंगे कि ये दूसरी टांग से पतली लग रही है टांग, क्यों? क्योंकि वो मसल डिसयूज हो गया, क्वाड्रिसेप्स जो था आपका डिसयूज हो गया, आपने उसको यूज नहीं किया। अगर यूज करते अंडर सुपरविजन, कुछ डिफरेंट तरह की एक्सरसाइजेज होती हैं, जैसे आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज होती हैं, तो वो अंडर द सुपरविजन ऑफ अ फिजियोथेरेपिस्ट आपको सिखाते हैं, बताते हैं, करवाते हैं, घर के लिए भी बताते हैं कि कब कितने टाइम पे कितना लोड डालना है, कितने रेपिटेशंस करने हैं। तो वो एक्सरसाइजेज अगर हम करते रहते तो क्या क्या होता? सबसे पहली बात, मसल कॉन्ट्रैक्शन होता रहता, तो मसल आपकी एक्टिव रहती, उसकी स्ट्रेंथ बनी रहती और उसकी वजह से कोई वेस्टिंग ना होती। दूसरी चीज, जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, दे एक्ट लाइक अ पंप। ठीक है, पंपिंग एक्शन प्रोड्यूस होता है, तो वहां चोट जहां लगी, लिगामेंट ऑब्वियस है, स्वेलिंग है, टूट फूट हुई है, वहां पे फाइबर्स पड़े हुए हैं, टूटे हुए सेल्स पड़े हुए हैं, जिनका वॉश आउट होना वहां से जरूरी है। ठीक है, तभी वहां पे सही से अच्छा खून प्रवाहित होगा, अच्छा ब्लड सर्कुलेशन आएगा। तो जब मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, इट गिव्स अ चैनल टू द स्वेलिंग, channel to that those toxins to wash away from that affected area। ठीक है, तो ये करना बहुत जरूरी होता है, ऑप्टिमल लोड, बट यू नीड टू डू इट अंडर सुपरविजन। ठीक है, इंजरी के टाइम पे भी जितना लोड डालना है उतना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको चोट लगी और लोअर लिम्ब की अगर बात कर रहे हैं और आपको रेस्ट बोल दिया डॉक्टर ने, गेम पे तो अब जाना नहीं है, रेस्ट हो गया, आपने सोचा चलो मेरे कुछ मार्केट के काम बचे हुए हैं, मैं वही निपटा लूं, मैं अपने फ्रेंड्स को मिल लूं, मैं फ्री हूं, राइट, बट उसमें आपका चलना फिरना वो सारी चीजें होंगी, यू विल गेट एक्सर्टेड, राइट। तो जो रेस्ट मिलना चाहिए था, जो पोजीशन में हमें रखना चाहिए था अपना अपने बॉडी को, इफेक्टेड एरिया को, वो हमने इग्नोर कर दिया, वी बिकेम इग्नोरेंट। तो ये भी आपके रिकवरी को डिले करेगा। ठीक है, तो यू नीड टू फॉलो द ऑप्टिमल लोडिंग प्रोसेस। ठीक, देन थर्ड थिंग इज आई। आई स्टैंड्स फॉर आइसिंग। आइसिंग कब करना है आपने? आइसिंग आप करोगे आफ्टर एवरी 2 आवर्स, और 15 से 20 मिनट तक करिए, पहले 2 दिन जरूर आपने आइसिंग करनी है, राइट। देन सी स्टैंड्स फॉर कंप्रेशन। रेस्ट इज सेम, ट्राइज और पॉलिस में बाकी चीजें सेम है, ऑप्टिमल लोडिंग को हमने ऐड किया उसमें बस। तो कंप्रेशन, कंप्रेशन क्या है? अप्लाई अ फर्म इलास्टिक बैंडेज ओवर द एरिया एक्सटेंडिंग अबव एंड बिलो द पेनफुल साइड। एज आई टोल्ड यू, डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल दोनों को कवर करना है। ठीक है, कंप्रेशन देना है। हमारी बॉडी में जैसे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है, ऐसे ही हमारी बॉडी में सिस्टम होता है जिसको कहते हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टम। लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टम, उसका काम क्या होता है? जितनी टूट फूट होती है हमारे शरीर में, ट्रॉमास जितने होते हैं, माइक्रो ट्रॉमास या मेजर भी, या फिर फॉर दैट मैटर व्हेन यू डू हाई इंटेंसिटी वर्कआउट, लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड, उसको फ्लश आउट होना जरूरी है। तो ये सारी चीजें लिम्फेटिक सिस्टम करता है। ठीक है, तो जब हम क्रेप बैंडेज बांधते हैं, इलास्टो क्रेप बैंडेज, या फिर फिजियोथेरेपी में एक मशीन आती है क्रायो कंप्रेशन, गेम रेडी नाम से, तो उसके साथ हम उसको यूटिलाइज करते हैं, तो स्वेलिंग जो है एक्यूमुलेट नहीं होती, और जो एक्यूमुलेट हो गई है इट विल गेट वॉश्ड आउट। ओके, तो हमें कंप्रेशन देना बहुत जरूरी है। ये तो हो गया आउटर, आप कह सकते हो क्लोज्ड वुंड्स के लिए। अब अगर ओपन वुंड है, ब्लड निकल रहा है, तो भी कंप्रेशन देंगे, है ना, पर वो कंप्रेशन डिफरेंट होगा। डिफरेंट कैसे होगा? बैंडेज नहीं होगी उस पे बांध, उस पे हम कंप्रेशन देंगे स्टेराइल, हमारी ड्रेसिंग से, हमारी बैंडेज से, हमारी पट्टी से, गॉज से, कॉटन से। Okay, so compression is important to stop the bleeding and to drain away all the swelling and edema. Then E for elevation. Elevation means to raise up. ठीक है, हमें, हमारे ऊपर हमेशा ग्रेविटी काम कर रही है,
ठीक है। आपने नोटिस किया होगा अगर आपको एंकल या लोअर लिम्ब में चोट लग जाती है तो बार बार स्वेलिंग आ जाती है। क्यों आ जाती है? बिकॉज वी आर ऑलवेज इन अ ग्रेविटी डिपेंडेंट पोजिशन अनटिल एंड अनलेस वी आर ऑन अवर बेड एंड वी आर रेस्टिंग। ठीक है। तो उस चलने फिरने की वजह से हमेशा ग्रेविटी एक्ट कर रही है, तो वो स्वेलिंग जो है जाती नहीं है। तो दैट्स वाई इन द एक्यूट फेज जब चोट लगती है, हमें ताजी चोट लगती है रेस्ट पीरियड में, हम गाइड करते हैं अपने प्लेयर को, अपने पेशेंट्स को, कि आपको जो इफेक्टेड एरिया है उसको ऊंचा उठा के रखना है एटलीस्ट टिल द हार्ट लेवल, तो कि सर्कुलेशन सही बना रहे और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सही जगह पे पहुंचे और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे सिस्टम से जाके बाहर निकल जाए और हम जल्दी रिकवर हो जाए। सो दिस इज द पॉलिस प्रोटोकॉल जो हम इन सब कंडीशंस में फॉलो करते हैं। नेक्स्ट आ गया अवॉइड हार्म। हमें क्या नहीं करना है? हमें नहीं करना है हार्म। हार्म इज ऑल्सो एन एक्रोनिम। H फॉर हीट, नो हीट, राइट? इट विल इंक्रीज द ब्लीडिंग। हीटिंग नहीं करनी है। गर्म पानी से सिकाई, गर्म पैक, हॉट पैक्स, जेल पैक्स नहीं यूज करने हैं। एल्कोहल नहीं लेना है। इट विल ऑल्सो इंक्रीज द ब्लीडिंग एंड स्वेलिंग। इट विल मेक योर ब्लड मोर एसिडिक। ठीक है। देन नो रनिंग, नो एक्सरसाइजिंग, जैसा मैंने बोला नो एक्सर्शन, वो भी नहीं करना है। देन नो मसाज। ठीक, ये 4 चीजें हमने अवॉइड करनी है इन एक्यूट फेज। सो दीज आर फ्यू पिक्चर्स। ये कोहेसिव बैंडेज है, ये दिस इज आइस बैग। ठीक है, इसके ऊपर ऐसे ढक्कन रहता है, इसमें आप बर्फ डालिए, ढक्कन बंद कीजिए एंड मूव ऑन, आगे चलिए। क्योंकि इसमें ना आपको कोई पानी नहीं लीक होगा और कपड़े नहीं खराब होते, तो ये बहुत ज्यादा सूटेबल रहता है फील्ड पे और घरों में भी। या फिर आप ऐसे प्लास्टिक के पाउच में भी बर्फ रख सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट डिसलोकेशन एंड फ्रैक्चर। डिसलोकेशन की बात करें, डिसलोकेशन मतलब एक हड्डी जो अपनी जगह पे निर्धारित उसका स्थान था वहां से हिल गई, वहां से हट गई, तो डिसलोकेशन हो गया। एंड इट इज वेरी कॉमनली सीन इन द शोल्डर। ठीक है। तो शोल्डर जॉइंट इज वेरी प्रोन टू डिसलोकेशन ड्यू टू इट्स जॉइंट स्ट्रक्चर। उसका जॉइंट का स्ट्रक्चर ही ऐसा है। उसका जो ये जो बोन है, हमारी ह्यूमरस बोन है, उसका हेड, द हेड ऑफ द ह्यूमरस बोन दैट इज लार्जर देन द स्कैपुला। स्कैपुला का जो ग्लेनॉइड कैविटी है उसमें फिक्स होने में वो छोटा, वो बड़ा है और उसका ग्लेनॉइड कैविटी छोटी है। तो उसके ऊपर कौन सपोर्ट कर रहा है? लिगामेंट सपोर्ट कर रहे हैं ताकि उसकी स्टेबिलिटी बनी रहे। बट फिर भी शोल्डर जॉइंट बहुत ज्यादा डिसलोकेशन हमने देखी है, बच्चों में भी बड़ों में भी ये होती है ड्यू टू द स्ट्रक्चर ऑफ द शोल्डर जॉइंट। ठीक है, इट इज नॉट एनाटॉमिकली वेरी स्टेबल। तो आपको दिखेगा क्या? सेम, द जॉइंट विल लुक आउट ऑफ प्लेस। ठीक है, जो शोल्डर लेवल है वो बराबर नहीं दिखेगा, दैट विल बी अनइवन। आपको लगेगा कि ये नीचे चला गया है शोल्डर। जैसे काफी तरह की डिसलोकेशंस होती हैं। अगर नीचे आ जाए आपके आर्म पिट एक्जिला में तो इंफीरियर डिसलोकेशन, आगे आता है तो एंटीरियर, आपको यहाँ एक गोला सा महसूस होगा आगे आया हुआ। तो आपको एक जो इसका लेवल है शोल्डर का वो अनइवन हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट साइन, फर्स्ट which you can see the clinical sign. Then bruising हो सकती है, नील पड़ सकता है, swelling हो सकती है, difficulty in moving. ओके, तो आपने ट्रीटमेंट क्या देना है? immobilize the joint, right? And do not try to manipulate it. Then manipulate मतलब खुद से चढ़ाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि वहां पे इंजरी हुई है, फर्दर इंजरी हो सकती है, तो हमें खुद से धक्का नहीं करना है। देन आइस पैक ले लो या कोई जनरल पेन किलर वगैरह एंड डॉक्टर को दिखाइए प्लेयर को। फ्रैक्चर में भी जब टूट जाती है हड्डी तो आपको देखना है कि अगर तो क्लोज फ्रैक्चर है, क्लोज फ्रैक्चर मींस वेरी इजी टू रिमेम्बर, द स्किन इज इंटैक्ट, आपकी स्किन के ऊपर कोई खरोंच तक नहीं आई है, तो अंदर हड्डी टूटी है, तो उसका ट्रीटमेंट सेम रहेगा। आइसिंग करिए, बैंडेज बांध दो और फटाफट डॉक्टर के पास भेज दो। अगर ओपन फ्रैक्चर हो गया है, मतलब स्किन में से खून निकल रहा है, खुल गई है स्किन आपकी, ओपन वूंड है, देन आपको वूंड की सफाई करनी पड़ेगी, उसके बाद उसको बांधना पड़ेगा और फिर डॉक्टर के पास भेजना पड़ेगा। तो इतना काम आप कर सकते हैं। सी इन दिस फोटो, ठीक है, द चाइल्ड हैज इंजर्ड हिज एंकल और लेग, द कोच इज वेयरिंग ग्लव्स एंड उन्होंने एक स्प्लिंट उनके पास था और उन्होंने उसको लगा दिया है। ही हैज एलिवेटेड द लेग ऑफ द प्लेयर ऑन हिज बैक। सो यू नीड टू कीप ऑल दीज थिंग्स इन माइंड।
ठीक है, बिफोर ट्रांसपोर्टिंग योर प्लेयर। अगर आपके पास ये सामान अवेलेबल है तो आप जरूर उनकी हेल्प कीजिए, उसके बाद ही भेजिए। फर्स्ट एड फॉर इंजरी, कट, स्क्रैप्स एंड ब्रूजेस। क्या करेंगे हम? ब्लीडिंग को रोकना है कंप्रेशन देके, एज आई टोल्ड यू। तो सी, ग्लव्स पहन के स्टेराइल बैंडेज से उसको रोकने की कोशिश करनी है। घाव को साफ सुथरे पानी से, चलते टैप वाटर से भी हम उसको क्लीन कर सकते हैं। अप्लाई एंटीसेप्टिक एंड कवर इट विद अ बैंडेज, ठीक है। और ये लिफाफे में आप इसको प्लास्टिक बैग में डिस्पोज ऑफ कर दीजिए वेस्ट को, ठीक है। एंड प्रोटेक्ट द वुंड, ये आपने करना है। नोज ब्लीड्स के लिए क्या करोगे? फर्स्ट एड बहुत कॉमन है, नाक में से खून निकलना, एपिस्टैक्सिस जिसको हम कहते हैं मेडिकल की भाषा में। स्टॉप द एक्टिविटी, रुक जाइए, गेम को रोक दीजिए। सिट विद योर हेड लीनिंग फॉरवर्ड। देखिए पिक्चर में साफ बताया जा रहा है, सिर को आगे झुका के आपने बैठना है और आपने दोनों अपने हाथों से, अपनी उंगलियों से नॉस्ट्रिल्स, ये नॉस्ट्रिल्स है, इनको पिंच करना है, ठीक है। पिंच द नॉस्ट्रिल्स एंड आस्क द प्लेयर टू ब्रीथ थ्रू द माउथ। मुंह खोल के सांस लेने के लिए उनको बोलिए, नॉस्ट्रिल्स को पिंच करके रखिए फॉर एटलीस्ट 5 to 10 minutes। और अगर ब्लीडिंग रुक जाए, वेल एंड गुड। अगर नहीं रुकता है, रश द प्लेयर टू द डॉक्टर। ओके, you can apply an ice pack or a wet towel at the nape of the neck of the player, ठीक है। इसीलिए आपको कहती हूँ मेडिकल हिस्ट्री जाननी जरूरी है। कई प्लेयर्स को नेजल पॉलिप्स की समस्या, साइनोसाइटिस की समस्या ज्यादा रहती है, और कईयों का डीएनएस मतलब हड्डी नाक की टेढ़ी होती है, उसकी वजह से भी ब्लीडिंग आने के चांसेस होते हैं, पॉलिप्स फट सकते हैं। तो आपको अगर हिस्ट्री पता है अपने प्लेयर की तो आप कोई भी केयरलेस एटीट्यूड नहीं अपनाएंगे, ठीक है। तो आपने नोज ब्लीडिंग में ये करना है। देन नेक्स्ट इज डिसलॉज टीथ, दांत अगर निकल गया, जैसे कि हमारा बॉक्सिंग हो गया, पंच लगे तो एकदम से दांत टूट सकता है ना, तो वो एक चांस रहता है। तो उस टाइम पे क्या करना है? प्रॉम्प्ट डेंटल ट्रीटमेंट इज टू बी गिवन। रिंस द टूथ इन वाटर और मिल्क, उससे क्या होगा? उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। देन होल्ड द टूथ फ्रॉम द क्राउन, नॉट फ्रॉम द रूट। रूट ऑफ द टूथ क्या होती है? जो वो हिस्सा जो हमारे गम के साथ, हमारे मसूड़ों के साथ फिक्स है जहां पे दांत, ठीक है। जो व्हाइट हिस्सा आपको ऊपर दिखता है दैट इज योर क्राउन, ओके। तो आपने ग्लव्स से हमेशा दांत को ऊपर की तरफ से पकड़ना है, ना कि रूट वाली साइड से। क्यों? क्योंकि रूट में कई बार ऐसे कुछ सेल्स, डेलिकेट नर्व सेल्स, ऐसा कुछ रखा है, पड़ा है, जो कि री इम्प्लांटेशन के टाइम पे डॉक्टर को, डेंटिस्ट को हेल्प करेगा। तो अगर हमारी तरफ से कोई चांस बनता है री इम्प्लांटेशन का नेचुरल टूथ के साथ, उससे अच्छा और क्या होगा? उनका दांत आप बचा सकते हो, ठीक है। तो आपने ये ध्यान रखना है, रिंस इट विद वाटर और कीप इट इन मिल्क, और आप उसको हैंडल करके जल्दी से डॉक्टर के पास भेज दीजिए। नाउ फर्स्ट एड इन चोकिंग। चोकिंग में क्या करेंगे? चोकिंग मींस, देखिए हमारे गले में दो पाइप्स जा रही है, एक विंड पाइप है, एक फूड पाइप है, ठीक है। ट्रैकिया एंड ईसोफेगस जिसको कहते हैं। विंड पाइप में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो आपका एयर सप्लाई कट ऑफ हो जाएगा बॉडी से, तो आप सांस नहीं ले पाएंगे, उसको कहते हैं चोकिंग। any obstruction, restriction in your windpipe, okay. It can occur with a piece of food, example chewing gum. As you all know, chewing gums are banned on the field now, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट, दांत का टुकड़ा जा सकता है, दांत इनगल्फ कर सकता है प्लेयर। कई बार वॉमिटिंग आ रही होती है, उसको वॉमिटिंग भी इनगल्फ हो जाती है, ठीक है। कुछ भी चीज जा सकती है गले में, और वो क्या करेगी? इट विल ब्लॉक द थ्रोट एंड कट ऑफ द एयर सप्लाई। सिम्टम्स क्या होंगे आपको कैसे पता चलेगा? द कैजुअलिटी वुड बी अनएबल टू स्पीक, वो बोल नहीं पाएंगे, खांसी नहीं कर पाएंगे, शोर नहीं मचा पाएंगे, उनकी हालत ऐसी पिक्चर जैसी होगी, दोनों हाथ उनके गले पे होंगे, दे आर ट्राइंग टू गैस्प फॉर ब्रेथ, सांस लेने की कोशिश कर रहे हैं पर नहीं ले पा रहे। सारी स्किन, उनके नेल्स, उनके लिप्स ब्लू होना शुरू हो जाएंगे ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, ठीक है। तो आपको करना क्या है उस टाइम पे? एक बेसिक सा मैनूवर होता है, हाइमलक मैनूवर। जब तक आपको मेडिकल हेल्प ना मिल जाए, ठीक है, आप ये इस चीज को जरूर ट्राई कीजिए। ये नहीं सोचना है उस टाइम पे काम करेगा या नहीं करेगा, आपने करके देखना है, एज यू हैव टू सेव द लाइफ ऑफ द कैजुअलिटी ऑफ द पर्सन। तो इसमें होता क्या है? यू हैव टू डिलीवर 5 सेपरेट बैक ब्लोज बिटवीन द पर्सन शोल्डर ब्लेड्स विद द हील ऑफ योर हैंड। नाउ दिस इज द हील ऑफ योर हैंड, ठीक है। इसको आपने सेंटर ऑफ द स्पाइन में रखना है, शोल्डर ब्लेड्स के बीच में। और आप इस फोटो में देख पा रहे हैं,
ये जो एरो की डायरेक्शन है इट इज गोइंग डाउनवर्ड्स। तो आपने इस तरह से इनके पीठ के ऊपर ऐसे थपकियां मारनी है, जोर जोर से बैक ब्लोज देने हैं विद अ कप्ड हैंड। ओके, 5 टाइम्स आपने किया, उसके बाद 5 बार आप पीछे से उनको पकड़ेंगे, चेस्ट के नीचे से ऐसे इंटरलॉक कर लीजिए फिंगर्स, आप अंदर और ऊपर पुश कीजिए, पुश इन एंड अप, इन एंड अप। ठीक है, तो इससे आप क्या ट्राई कर रहे हो, जो भी ऑब्जेक्ट गले में है वो निकल के बाहर आ जाए। प्रोवोक द पर्सन टू कफ, ठीक है, खांसी करवाने की, हफिंग करवाने की उनको कोशिश कीजिए। कैसे कर सकते हो, उनके गले पे ये टिकल करके, ताकि वो ऑब्जेक्ट बाहर आए। तो ये चीज आप करने का जरूर ट्राई कीजिए जब भी आपको लगे कोई चोकिंग में जा रहा है। और ये आम बात घरों में भी हमने देखी है, हो जाती है। तो आपको इसमें फटाफट से काम करना है। अगर छोटे बच्चे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे इन्फेंट्स हैं तो कोई भी चीज उन्होंने निगल ली है तो उनको हम ऐसे उल्टा कर देंगे प्रोन पोजीशन में। ठीक है, छोटा बच्चा इन्फेंट है, कुछ महीनों का है, 1-2 साल का, आप उसको ऐसे उल्टा हाथ पे रख के देन यू विल गिव द बैक ब्लोज, ताकि वो ग्रेविटी उस वक्त काम करेगी, उसका मुंह नीचे जमीन की तरफ है ना, तो वो ग्रेविटी भी उसको एक्ट करेगी अपनी तरफ खींचने के लिए, तो वो जो भी चीज है वो बाहर आ जाए। ठीक है, तो ये भी एक पोजीशन है जो जो हम चोकिंग के टाइम पे यूज कर सकते हैं बच्चों में। देन फर्स्ट एड इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर। अब हॉट और ह्यूमिड वेदर में जब भी प्रैक्टिस करोगे, मेन ये मैंने पैराग्राफ्स में काफी आपको समझाने के लिए लिखा है सिंपल भाषा में, इसको आप पढ़िएगा, पीडीएफ आपके पास आ जाएगी। तो इसमें होता क्या है वो जान लीजिए। सबसे पहली बात, ये होता क्यों है, डिहाइड्रेशन की वजह से। तो आपने हमेशा ध्यान रखना है कि प्लेयर शुड बी वेल हाइड्रेटेड। जब ज्यादा धूप वगैरह है तो प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी अपनाओ और उसको प्रैक्टिस उस टाइम पे मत करने दो। थोड़ा टाइमिंग्स को अपने चेंज करो, ऑल्टर योर टाइमिंग्स। नहीं भी कर सकते तो जब ये प्रॉब्लम्स आती हैं तो कैसा आपको सिम्टम्स दिखेंगे। सबसे पहली बात, जैसे ये लिखा है हीट सिनकोप। हीट सिनकोप का मतलब चक्कर आ जाना, फेंटनेस हो जाना, डिजीनेस, आंखों के आगे अंधेरा आना, चक्कर सा आना, और प्लेयर अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, कई प्लेयर्स को वॉमिटिंग आ सकती है, सिर में दर्द हो सकता है, खेल नहीं पाएंगे वो आगे, वीकनेस महसूस होगी उनको, ये सारी चीजें होगी। नाक में से खून निकलना हो सकता है। देन हीट क्रैम्प हो सकता है। क्रैम्प में क्या होता है, जिसको हम कहते हैं खल्ली पड़ जाना, है ना, बहुत कॉमन है। तो इनवॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन, वो चीज हो सकती है। बहुत ज्यादा पर्सपायरेशन, स्वेटिंग, पसीना आना, ठीक है, ये सारी चीजें होंगी। देन एक होता है हीट क्रैम्प को तो आप संभाल लोगे इजीली, लेकिन अगर किसी को हीट स्ट्रोक हो जाए, हीट एग्जॉस्शन हो जाए, मतलब लिमिट ही क्रॉस हो जाती है कि बस कई बार आप देखोगे कि प्लेयर एकदम से भड़कना शुरू हो जाता है, एग्रीवेट हो गया, डिसओरिएंटेशन आ गई, मतलब उसको पता ही नहीं है वो क्या बोल रहा है, कंफ्यूजन आ रही है, मतलब उसका नर्वस सिस्टम भी इफेक्टेड हो गया इस गर्मी की वजह से। ठीक है, तो उस चीज को हम कहते हैं हीट स्ट्रोक, और इसमें प्लेयर कोलैप्स भी हो सकता है, वो गिर सकता है, ठीक है, बेहोश हो सकता है। तो हमने इन सब कंडीशंस में क्या करना है, सब कंडीशंस में सबसे पहली चीज, मूव योर प्लेयर टू अ शेडेड एरिया। उसको किसी पेड़ के नीचे, किसी शेड में नीचे लेके चले जाइए, गर्मी वाली जगह से हटा दीजिए उसको। जो है आपने ठंडे पानी से, आइस पैक से, तौलिए अगर आपके पास हमेशा ही रहते हैं, ठंडे पानी में तौलिए डालिए और उन तौलियों से उसको डैप कीजिए, उसको पानी पिलाइए, उसको इलेक्ट्रॉल्स दीजिए। ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइट सेशेज होते हैं, आते हैं ना इलेक्ट्रल सेशे, व्हाइट और ग्रीन कलर में, वो भी फर्स्ट एड किट में आप रख सकते हो, और जनरल ट्रेनिंग में भी वो यूज होते ही हैं। तो कोई स्पोर्ट्स बेवरेज है, इलेक्ट्रल है, तो आप उसका उपयोग कीजिए, उनको दीजिए। ठीक है, और क्रैम्प आ गया है तो आप थोड़ा सा सही तरह से पोजीशन में लिटा के उनको माइल्ड स्ट्रेचिंग करवाइए। ठीक है, सी बेसिकली मसल्स आर लाइक एन इलास्टिक, जैसे इलास्टिक खींचते हो लंबा होता है, ऐसे ही मसल्स के पास ये प्रॉपर्टी है कि दे कैन एक्सटेंड, एक्सटेंसिबिलिटी उनकी अच्छी रहती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो जब तक हम वो नहीं करेंगे तब तक मसल छोटा ही पड़ा रहेगा, टॉट हो जाएगा और स्टिफ हो जाएगा। तो क्रैम्प पे यही होता है, तो हमें माइल्ड स्ट्रेचिंग भी देनी होती है, ध्यान से, ओवर स्ट्रेच नहीं कर देना उस टाइम पे। ठीक है, तो आपको प्रॉपर टेक्निक अपनानी है उसमें। तो ये सब चीजें कॉमनली आपने करनी है। अब अगर ये हीट स्ट्रोक के साइंस आपको दिख रहे हैं, अनकॉन्शियस हो गया, वीक, उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है, सब है, इमरजेंसी है, आपने 112 पे कॉल करना है।
और फटाफट एम्बुलेंस को बुलाना है, मेडिकल हेल्प अगर आप लेके जा सकते हो प्लेयर को फटाफट लेके जाइए, जो भी सुविधाजनक होता है उस टाइम पे आपने वो चीज रास्ता अपनाना है जिससे टाइम बचे। एंड कूल फर्स्ट ट्रांसपोर्ट सेकंड, पहले प्लेयर को ठंडा करने की कोशिश करो, उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट करो। ट्रांसपोर्ट करते करते भी आप इस प्रोसेस को जारी रख सकते हैं। ओके, यू कैन डाउस द प्लेयर विद कोल्ड टॉवल्स। तो ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज, अब बेहोश हो गया ना प्लेयर, उसके बारे में भी आगे आपको कंकशन में बताऊंगी कि तब क्या करें अगर कोई कोलैप्स हो जाता है। तो कोलैप्स का हीट स्ट्रोक भी एक कारण है, एक कारण कंकशन होता है। व्हाट इज कंकशन? कंकशन का मतलब होता है इट इज अ क्लोज्ड वुंड, मतलब सिर पे चोट लगना, ब्लो टू योर हेड। अगर आपके सिर पे चोट लग गई है, उसकी वजह से गिर गया प्लेयर, बेहोश हो गया। अब ये होता कब है? कोलिजन के टाइम पे, टकराव हो गया किसी से, कोई प्लेयर किसी इक्विपमेंट से हिट हो गया, बॉक्सिंग में पंच लग गया, एज हेड गियर भी अलाउड नहीं है अब तो ये चीजें कॉमन है। तो हमने तब क्या करना है? आपने देखा भी होगा कॉमनली जब बाउट चल रही है ऐसा कुछ हो जाता है तो फटाफट रेफरी जाता है, वो प्लेयर के आगे ऐसे उंगलियां दिखा के पूछता है कितनी उंगलियां दिख रहा है तुम्हें, डिजीनेस तो नहीं है, ब्लड विजन तो नहीं है, ये सारी चीजें चेक करता है। आपने भी वही काम करना है। ठीक है, हमेशा प्लेयर के पास रहिए अंटिल द मेडिकल हेल्प अराइव्स। पास रहने का मतलब ये नहीं है भीड़ जमा कर लेनी है, यू नीड टू टेक केयर ऑफ द वेंटिलेशन ऑल्सो। प्रोटेक्शन पड़ा है ना पॉलिस में, पी फॉर प्रोटेक्शन, उसको प्रोटेक्ट करना है किसी फर्दर डेंजर से। वो ऑलरेडी डेंजर में आ गया है, उसके ऊपर और ज्यादा समस्याएं पैदा मत कीजिए। ठीक है, आपने हटाना है वहां से अगर भीड़ इकट्ठा हो रही है, और आपने वेंटिलेशन का ध्यान रखना है। सेकेंडली, अगर कोई ब्लीडिंग है, कट भी लग जाते हैं ना खेलते हुए, तो अगर कोई ब्लीडिंग है उसको भी आपने रोकना है बाय मीन्स ऑफ कंप्रेशन एंड ऑल द दैट प्रोसीजर विच आई टोल्ड यू इन द लास्ट स्लाइड, ये करना है। अगर वॉमिटिंग आ रही है प्लेयर को, क्योंकि जब ये करते हैं ना तो ब्रेन हमारा जिस फ्लूइड में है ना, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF जिसको कहते हैं, वो पूरा हिल जाता है। ठीक है, उसके कारण वॉमिटिंग आ सकती है, इंटरनल हेमरेज, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, क्लॉट बन सकता है, कोई खून का थक्का जमा हो सकता है, तो उसके कारण भी उल्टियां आना, चक्कर आना और कोलैप्स हो जाना, ये आप देख सकते हो। तो ये इमरजेंसी होती है, इसके ऊपर और कोई बड़ी इमरजेंसी नहीं है। ठीक है, तो आपने अगर वॉमिटिंग कर रहा है प्लेयर तो उसको साइड दिलवा देनी है, रोल करवा देना है, ताकि वो उल्टी निकल ना जाए। ठीक है, नहीं तो उसका एयरवे ब्लॉक हो जाएगा। राइट, देन लुक फॉर एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। ये कैसे करोगे मैं अभी बताती हूँ आपको। लुक फॉर एनी कलर चेंजेस इन द स्किन, टेम्परेचर, फेस चेंजेस, ये सारी, टोन ऑफ द बॉडी, टोन ऑफ द स्किन, पेल तो नहीं हो रहा, नीला तो नहीं पड़ रहा, स्किन का टेम्परेचर अपने हाथ से ही सिंपल चेक कर सकते हो। ठीक है, वहां थर्मामीटर निकालने भागोगे, ये करो, आपको पता लगेगा। एक्सट्रीमिटीज ठंडी हो रही है, हाथ पैर उसके चेक करोगे आप कैसे हैं, गर्म है, ठंडे हैं। ठीक, तो आपने फिर क्या क्या चीजें करनी है? एयरवे चेक करना है। ठीक, ओपन द एयरवे। अगर आपको लग रहा है, कई बार क्या होता है, जीभ ही हमारा एयरवे ब्लॉक कर देती है, जीभ पीछे की तरफ पलट के गिर जाती है, उसके कारण भी सांस बंद हो जाता है। ठीक है, तो करेंगे क्या? एक हाथ माथे पे रखोगे, एक हाथ चिन के नीचे रखोगे ऐसे उंगलियां, और हेड को टिल्ट कर दोगे पीछे की तरफ, सीधा लिटा के सुपाइन पोजिशन में ये चीज कर दोगे। ये बेसिक सी चीज करने से एयरवे खुल जाता है। ठीक है, अगर जीभ वगैरह ने ब्लॉक कर रखा है तो। सो ओपन द एयरवे, हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट। ब्रीदिंग, लुक, लिसन, फील। अब देखना क्या है, सुनना क्या है, फील क्या करना है? आपने ब्रीदिंग देखनी है उसके, अपने पेशेंट की। कैसे? नाक के नीचे हाथ रखोगे। ठीक है, सिंपल सी चीज है, जब भी हम सांस लेते हैं हमारा चेस्ट एक्सपेंशन होता है, इन एंड आउट, स्टमक हिलता है, तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि उसका पेट अंदर बाहर हो रहा है, उसकी छाती फूल रही है, अंदर बाहर हो रही है, कोई मूवमेंट आपको महसूस हो रही है देखने में, दैट मीन्स उसको सांस आ रही है, अच्छा साइन है। ठीक है, दूसरी चीज, आप सुनने की कोशिश करोगे उसका, आप हार्ट बीट सुनने की कोशिश करोगे कि उसका दिल की धड़कन चल रही है, आपको लग रहा है। फिर आप सर्कुलेशन में क्या चेक करोगे? उसके पल्सेस चेक करोगे, आर्टीरियल पल्सेस, ये नर्वस सबको पता है, रेडियल आर्टरी है। ऐसे टाइम पे कैरोटिड आर्टरी, यहाँ गर्दन के जस्ट ऊपर, यहाँ पे गले में कैरोटिड आर्टरी होती है, इसको पल्स को चेक करोगे। पैर के ऊपर जहां हम शू लेसेस बांधते हैं, एट दैट स्पॉट डॉर्सालिस पीडिस आर्टरी इज देयर, तो हम उन पल्सेस को फील करेंगे, ये चल रहे हैं पल्सेस, और ये किस गति से चल रहे हैं, स्लो हो रहे हैं तो बैड साइन है,
नॉर्मल आप अगर आपको लगता है नॉर्मल क्या होता है 72 बीट्स होता है ना पर मिनट हार्ट रेट, ठीक है। तो ऐसे ही आपने चेक करना है कि पल्सेस बराबर काम कर रहे हैं, ठीक है। सर्कुलेशन चेक करो, टेम्परेचर को, ये सारी चीजें। अगर आपको कहीं पे भी ऐसा लगे कि पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, आप उसको हिला हिला के पूछ रहे हो, उसका नाम ले रहे हो। डिस्कशन क्लास में मैं आपको बताऊंगी एक फॉर्मूला, डॉक्टर्स ABCD दोनों ग्रुप्स में बताऊंगी, ठीक है। उससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, उसको फॉलो करना है। ये भी सेम उसमें आएगा, ABCD में एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन सब आएगा, ठीक है। तो जब आपको लगे कि प्लेयर हमारा नहीं रिस्पॉन्ड, तो आपने फटाफट CPR देना शुरू कर देना है, ठीक है। CPR का मतलब होता है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, कार्डियो मीन्स हार्ट, पल्मोनरी मीन लंग्स, रिससिटेशन मतलब टू रिवाइज, फिर से जिंदा करना हार्ट और लंग्स के एक्शन को, सांस ले सके प्लेयर हमारा, पेशेंट हमारा, उसको कहते हैं CPR देना, ठीक है। तो ये एक बहुत ही आप कह सकते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है। लेकिन कभी भी ये नहीं सोचना कि अगर मैं इसको ये दूंगा ये काम करेगा या नहीं करेगा। आपको अगर पता है कि डॉक्टर के आने में टाइम है, पेशेंट अभी जा रहा है, आप उसको लेके जा रहे हो, वो कुछ मिनट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी तरफ से कोई कसर मत छोड़िए, आप जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है, आप इसको जरूर ट्राई कीजिए। CPR को करते कैसे हैं? हील ऑफ द हैंड यू हैव टू कीप इन द सेंटर ऑफ योर चेस्ट, ठीक है। ये हील ऑफ द हैंड, इसको सेंटर में आप रखोगे। हार्ट हमें सब पता है कहाँ है, रिब केज के, ठीक है, अंदर हार्ट है। सेंटर में हमारे यहाँ पे हड्डी होती है, स्टर्नम जिसको कहते हैं, जस्ट उसके नीचे हम इसके हाथ को रखेंगे। और हाथ रखने के बाद वी विल इंटरलॉक आवर फिंगर्स लाइक दिस एंड वी विल push down with the heel of our hand. We will push the chest down. We will compress it down. दबाव डालना, इतना दबाव डालना है हमने कि वो कम से कम 4 से 5 सेंटीमीटर तक नीचे जाए हाथ आपका, ठीक है। और इसमें आपकी जो पोजीशन होगी, आपके एल्बोज स्ट्रेट होंगे, मतलब खड़े होके आप या अपने नीज पे बेंड होके घुटनों के बल बैठ के हाथ आपके सीधे होंगे, एल्बो सीधी होंगी, और आप प्रेशर लगाएंगे नीचे की तरफ। कितनी बार? 30 टाइम्स। 30 टाइम्स यू विल कंप्रेस द चेस्ट। आफ्टर दैट गिव 2 रेस्क्यू ब्रेथ, ठीक है। फिर आपने सांस देना उनको 2 बार, माउथ टू माउथ या नोज टू माउथ। उसके बाद फिर से 30 बार आपने कंप्रेशन देना है, फिर 2 बार रेस्क्यू ब्रेथ, फिर कंप्रेशन, फिर रेस्क्यू ब्रेथ, जब तक कि आपको प्लेयर जो है, आपका पेशेंट जो है, वो वापस अपने होश में ना आ जाए या डॉक्टर सुविधा जब तक अवेलेबल ना हो, जो भी दोनों में से है। तो आपने इसका ध्यान रखना है, आपने इसको करते जाना है। और ये थकाने वाला प्रोसेस है, ठीक है, इसमें थक जाते हैं। तो इसलिए आपके साथ कोई और साथी भी तैयार होना चाहिए इस चीज को करने के लिए, ठीक है। एक बार आपने किया, एक बार उन्होंने किया, आपको उतनी देर में रेस्ट मिल गया, फिर से आप वापस आ गए, ठीक है, बिकॉज इसमें एफर्ट लगता है। तो ये जो वीडियो प्ले आप देख रहे हो, स्लो मोशन का वीडियो है, इसमें आप देख सकते हैं एग्जैक्टली एक्शन क्या होना चाहिए। एल्बोज आर स्ट्रेट, नीलिंग पोजिशन, प्रेस डाउन, कंप्रेस्ड डाउन, इंटरलॉक्ड फिंगर्स, ठीक है, ये होना चाहिए। इसके अलावा और बहुत सारे वीडियोस हैं इंटरनेट पे, मैंने 1-2 के लिंक भी दिए हैं नेक्स्ट स्लाइड में, तो आप उसको ध्यान से देखो और इसको पढ़ो। आपके पास PDF आ जाएगी। 3:30 एंड 4 o'clock ग्रुप डिस्कशन है, उसमें अपने क्वेश्चंस के साथ तैयार रहिए। जो भी आपके डाउट्स होंगे रिगार्डिंग द फर्स्ट एड, आई विल ट्राई टू क्लियर देम आउट, ठीक है। और आप इसको पढ़िएगा। और एक चीज थी कि जब आपका, हमने देखा जब कोई स्पाइन की इंजरी डिटेक्ट, मतलब आप उसको सस्पेक्ट कर रहे हो, जैसे वेट लिफ्टिंग में, स्विमिंग में, डाइविंग के टाइम, फिर या जिम्नास्टिक्स में, ठीक है, रीढ़ की हड्डी पे अगर चोट लग गई है, सिर के बल गिर गए हैं, या फिर वेट उठा रहे थे, वेट का आपका बार जो है गिर गया आपकी गर्दन पे, तो आपको सस्पेक्शन हो जाता है कि हो सकता है इसकी स्पाइन की कोई इंजरी हो गई है। तो तब ट्रांसपोर्ट कैसे करना है? ट्रांसपोर्ट इस तरह से करना है, तब 4 से 5 लोग
उस प्लेयर को, पेशेंट को ट्रांसपोर्ट करेंगे। एक स्टेबलाइज करेगा हेड को, दूसरा शोल्डर को, तीसरा कमर को, लेग्स को, नीज को, फीट को, ठीक है। और उसमें उस टाइम पे एज अ टीम काम करना है आपने। एक लीडर होगा टीम में। एट द काउंट ऑफ 1 2 3 गो, यू विल टर्न द प्लेयर एट वन एट वन पॉइंट ओनली। ये नहीं है कि आप उसमें हड़बड़ तड़बड़ में उसको कोई टांगों से उठा रहा है, उसको उसकी टांगे नीचे लटक रही है, कोई हाथों से उसकी गर्दन नीचे लटक रही है। ऐसा कियोस क्रिएट नहीं करना है, ठीक है। अपने आप को सही तरह से आपने कोई भी जो लीडर है आपका, उस टाइम पे आपने खुद ही आगे होके लीडर बनना पड़ता है, ठीक है। तो आपने अगर किसी को हेल्प करनी है जेन्युइनली, तो आपको आगे आना पड़ेगा और आपको फिर इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे सबको। तो आपने ऐसे सही तरह से उसको ट्रांसपोर्ट करना है, क्योंकि अगर जब भी स्पाइन में चोट लगती है तो पैरालिसिस होने के सीधे सीधे चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे करना है। देन इमरजेंसी सिचुएशंस क्या है, आप एम्बुलेंस को कब बुलाओगे। बहुत सारी इंजरीज ऐसी होती है जो फर्स्ट एड देते ही उसका ट्रीटमेंट भी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई छोटा मोटा कट था, कोई एब्रेजन थी, कोई क्रैम्प आया, आपने वहीं पे उसको ठीक कर लिया, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। पर कब पड़ेगी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत, प्रोलॉन्ग लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, काफी देर से बेहोश है प्लेयर आपका, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा आपको वो, नेक और स्पाइन इंजरी सस्पेक्ट कर रहे हो आप, ठीक है। ब्रोकन बोन, फ्रैक्चर हो गया, डिसलोकेशन हो गया, सिर और चोट की इंजरीज, आंखों पे कोई चोट लगी, एब्डोमिनल इंजरी, कई बार किसी इक्विपमेंट से, कोलिजन से ऐसी चोट लगती है, बाहर से कुछ नहीं हुआ, अंदर इंटरनल हेमरेज होना शुरू हो जाता है, अंदर जो हमारे नसें हैं, जो हमारे वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, वो टूट चुके होते हैं, ठीक है। तो वो अंदर ही वो प्रोसेस शुरू हो जाता है, फिर ऑर्गन फेलियर होना शुरू हो जाता है, हमें नहीं पता चलता, पेशेंट बेहोश होके गिर गया, हम कहते हैं बाहर से तो ठीक है, पर अंदर नहीं आपको पता क्या उसके चल रहा है, ठीक है। तो इमरजेंसी है ये, इसमें आपको एक सेकंड भी नहीं गंवाना है। वेयर टू गेट हेल्प, किसी भी डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, कोई स्पोर्ट्स मेडिसिन क्लिनिक, जैसे बड़े सेंटर्स हमारे होते हैं, जैसे हमारा पटियाला बड़ा सेंटर है, यहाँ पे हमारा बहुत बढ़िया स्पोर्ट्स मेडिसिन सेंटर है, हेल्थ सेंटर है, यहाँ पे बकायदा हमारे पास वार्ड्स है, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, फिजियोथेरेपिस्ट, सब उपलब्ध है। पर ऐसी जगह जहां पे ये सारी चीजें ना हो, तो आप हॉस्पिटल की तरफ भागोगे, है ना। तो आपने ये नंबर्स हमेशा आपने नोट करके रखने होते हैं, इमरजेंसी नंबर्स। तो दैट्स ऑल, ठीक है। तो आप अपना इसको पढ़ो, क्वेश्चंस हैं पूछ लेना शाम को, ठीक है।